बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। वे उस 3 खबरों पर तफसील से मैं बात करूंगा। पहली खबर, बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत गरज बरस रहे हैं और इनके गरजने बरसने के पीछे क्या राज है, इससे पर्दा उठाएंगे। जबकि दूसरी अहम खबर, लंदन में किसी की शादी होने वाली है। ये सियासी शादी किसको फायदा देगी, इस पर भी तफसील से बात होगी। और हामिद मीर साहब ने अपनी ही कही बात, किस तरह वो मुकर गए, गार्डियन में जो कुछ लिखा उन्होंने उसको झुटला दिया एक वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए। और वो सवालात जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ हुआ और वो गुफ्तगू जो उन्होंने की, इसका कोई तस्करा किसी सवाल में नहीं है, किसी मीडिया रिपोर्ट के अंदर नहीं है, किसी तहरीर के अंदर नहीं है। इस पर भी तफसील से मैं आज बात करूंगा। पहली खबर, बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान की सियासत का ये वतीरा है कि जब वक्त आता है तो सियासतदान किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। मफादात की ये जंग है, सियासत इसी का नाम है और इसी तरह सियासत की जाती है। या आसिफ अली जरदारी की बात हो, शहबाज शरीफ साहब की बात हो, वो कहते हैं कि मफाहमत के साथ चलना है, तो ये किसी को भी अपना बाप बनाना है जिसे वो मफाहमत का नाम देते हैं। अपने मकासद को पूरा करने के लिए कुछ भी किया जाएगा। एक बयान दिया बिलावल भुट्टो ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और वो बयान ये था कि नवाब शाह का सदर मुल्क में रुल रहा है और जाती उमरा का वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर बैठा है। और ये एक इंतहाई एक्सट्रीम है जो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तियार की है। ये प्यार, ये मोहब्बत जिस पर जो एक दूसरे पर निछावर किया जा रहा है, ये प्यार और मोहब्बत पहले कहाँ था जब पीडीएम बनी थी। उस वक्त साथ रहने और साथ जिंदगी बसर करने के वादे किए जा रहे थे, कस्में खाई जा रही थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अहदाफ को पूरा किया है। वो अहदाफ क्या थे कि उन्होंने यूसुफ ज़ई गिलानी को सेनेट के अंदर लाना, फिर अपोजिशन लीडर बनाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो उन्होंने अपने अहदाफ पूरे किए। फिर मुफ्ती इस्माइल कराची का जो इलेक्शन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर इससे पीछे चले जाएं तो जरदारी साहब के केसेस ख़त्म हुए, यानी उन्होंने 1 बाय 1 अपने अहदाफ पूरे किए हैं। और ढाल के तौर पे मुतअद्दिद दफ़ा और बहुत दफ़ा उन्होंने ये कहा कि जनाब, आपने अगर इस्तीफ़ों की बात करनी है तो मुल्क के अंदर आ जाएं, इस्तीफ़े दे दें। तो ये ढाल के तौर पे चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता रहा और फिर इस्तीफ़ों से भी वो वक्त के साथ साथ मुकरते रहे और पीडीएम से जितना उन्होंने फ़ायदा उठाना था वो उठाकर उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी का जो अगला हदफ है वो 2023 का इलेक्शन है। यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि हुकूमत के साथ तनकीद तो चलती रहेगी, तीर बरसाते रहेंगे, एक तीर से कई शिकार करते रहेंगे, ये पाकिस्तान का मीडिया कहता है। और वो कर भी यही रहे हैं कि एक तीर चलाएंगे तो उससे कई शिकार हो जाएंगे। जो जुमला था, मैं उसकी तरफ वापस आऊंगा कि नवाब शाह का सदर और जाती उमरा का वजीर आजम। काश ये पाकिस्तान का सदर होता और पाकिस्तान का वजीर आजम होता। अगला हदफ जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की अदालतों को बना लिया है। और अब वो तनकीद करते हुए नजर आते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं और ये अदालतें जो है इन्हें रिलीफ दे देती हैं। हमजा शहबाज की हफ्ते वाले रोज़ भी दरख्वास्त लग जाती है। शहबाज शरीफ साहब का केस उसी दिन लगता है, उसी दिन फैसला आता है और रातों रात वो मुल्क छोड़कर जाने लगते हैं। तो ये तनकीद कर रहे हैं वो पाकिस्तान की अदालतों पर। लेकिन ये तनकीद उनकी जायज़ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने मुतअद्दिद बार ये सुना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती रही है मुतअद्दिद ताकतवर हलकों से मुतअद्दिद बार कि जनाब हमारे केसेस को सिंध में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि सिंध के अंदर किसी भी जज को इन्फ्लुएंस करना बहुत ही आसान है। जिस तरह आपको याद होगा, हमने प्रोग्राम आखिरी शो के अंदर भी एक लिस्ट आपके साथ शेयर की थी कि 11 नए एडिशनल जजेस थे हाई कोर्ट के। जब आप उनका बैकग्राउंड उठाकर देखें तो वो सियासी उनकी वाबस्तगियां हैं, एफिलिएशंस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तो जब फैसले होंगे हाई कोर्ट से तो फैसले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में होंगे। तो ये वो गिला है जिसका इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी करते हैं और वो कहते हैं कि खुदारा हमारे केसेस को भी सिंध में मुंतकिल किया जाए, लिहाजा हम वो खोखला निज़ाम जो हमने खड़ा किया है, झूठ पर माफियास को बनाया है, इससे हम फायदा उठा सकें और अपनी मर्जी के फैसले करवा सकें। तो ये आजकल वो तनकीद कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये तो खबर है बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने हदफ इस वक्त बनाया हुआ है पाकिस्तान की अदालतों को। एक और हदफ बनने जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की मुल्क से बाहर आने की, जो कुछ जिस तरह उसका ड्रॉप सीन हुआ वो आपके सामने है। अब लंदन में एक खबर
जो हमारे सोर्सेज हमें बताते हैं। ये खबर मेन मीडिया पे आपको नज़र नहीं आएगी, और जब मुझे पता चली तो मैंने इसकी कंफर्मेशन भी करना चाही, और कुछ चीज़ें मेरी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कुछ चीज़ें कंफर्म भी की हैं। जुनैद सफदर, मरीम नवाज़ साहिबा के बेटे की शादी की बात जो है वो चल निकली है, और कहा यह जा रहा है कि इस चीज़ को इसी महीने जो है वो तय पाई है। लेकिन जब हमने कंफर्मेशन के लिए ख़ानदान के कुछ लोगों से बात की, बहुत ही करीबी लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सोर्सेज व्यूअर्स ये बताते हैं कि प्लान ये किया गया था, शहबाज शरीफ की ज़मानत को देखते हुए, यानी शहबाज शरीफ की ज़मानत हुई और बाहर जाने की इजाज़त मिल गई, अगर मुल्क से बाहर चले जाते तो प्लान ये किया गया था कि जुनैद सफदर की शादी को बुनियाद बनाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब बेटे की शादी है, लिहाजा मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। आपको याद होगा मरीम सफदर साहिबा ने पहले भी कहा था कि उनका कोई ऑपरेशन है जिसलिए वो जाना चाहती हैं, यानी बहाने थे। और अब जो दूसरा बहाना था, जो पाइपलाइन में तैयार था, वो ये था कि जुनैद सफदर की शादी है, बेटे की शादी है, लिहाजा मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सैफुर रहमान साहब पाकिस्तान नहीं आ सकते, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते कि ये खुद साख्ता किस्म की जलावतनी है जो यहाँ पर काट रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें कहती है कि वो आप आएँ, लेकिन वो इलाज के लिए यहाँ पर रहेंगे जब तक उनका दिल चाहेगा। दूसरी तरफ मरीम साहिबा पाकिस्तान से यहाँ नहीं आ सकती, यानी ना माँ आ सकती है, ना बेटा आ सकता, ना कैप्टन सफदर साहब यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, जुनैद सफदर अगर जाना चाहें तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो ये इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ जो है वो यानी खबर जो है, जो सोर्सेस हैं वो कंफर्म करते हैं कि जनाब ऐसी बात है, और अगर कुछ दिनों के अंदर किसी भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो आप को ये सुनने को मिलेगा कि बेटे की शादी है, लिहाजा मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। और ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, और सोर्सेज ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिनसे जब हमने ख़ानदान के सोर्सेज से बात की, यानी जो दूसरे सोर्सेज हैं वो तो ये बताते हैं कि जनाब ऐसी ही बात है, लेकिन जब ख़ानदान के जो ज़राए हैं, जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, और अगर ऐसी बात होती तो ये तो 3-4 हफ्ते रह गए हैं, तो कम से कम हमें तो ज़रूर ये बात पता चल जाती। और 3-4 हफ्ते भी दूर नहीं हैं। लेकिन इस चीज़ को मैं कंफर्म कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ कि जुनैद सफदर की शादी को बुनियाद बनाकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, और ये प्लान इन मेकिंग है, और ये किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन दालथूम के इस रवैये के बाद, और जो कुछ वहाँ पर हुआ, जो ड्रॉप सीन हुआ शहबाज शरीफ के हवाले से, और अब तो जजों ने भी कहना शुरू कर दिया कि जनाब बाहर जाकर आप हमारे खिलाफ बातें करते हैं, लिहाजा हम आपका केस नहीं सुनेंगे। ख्वाजा आसिफ के केस की मिसाल आपके सामने है, और बाकी जो दीगर केसेस थे वो भी आपके सामने है कि उसी बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया। व्यूअर्स, ये दो इंतहाई अहम खबरें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की। व्यूअर्स, तीसरी अहम खबर हामिद मीर साहब के हवाले से है, बहुत ही आम है। उनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने इतने सारे झूठ बोले, अपनी ही कही हुई बात से वो मुकर गए, और वो बात करते हैं आज़ादी सहाफ़त की। पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो आज़ादी सहाफ़त का, यानी जो लिबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ है, आज़ादी सहाफ़त ये नहीं है कि आप नेशनल सिक्योरिटीज़ के खिलाफ चले जाएं। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं नेशनल नैरेटिव। कौमी जो मामलात होते हैं उसमें आप रियासत के खिलाफ नहीं जा सकते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में, और कहें कि जनाब ये आज़ादी सहाफ़त पर जो है वो कदम लगा दी गई और हमला है। ऐसा नहीं है। कुछ रेड टेप्स होती हैं जिसका ख्याल किया जाता है। दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी हो, वहां का मीडिया, वहां के सहाफ़ी अपने ही मुल्क के खिलाफ कभी भी नहीं लिखेंगे। हामिद मीर साहब ने गार्डियन के अंदर लिखा, और उन्होंने कहा कि 2007 के अंदर इमरान खान साहब मेरे पास आते थे, और उन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो आज़ादी सहाफ़त और सेंसरशिप की उन्होंने बात कही कि इन तमाम चीज़ों से मीडिया आज़ाद होगा। फिर उन्होंने उस हवाला भी दिया उस मुलाकात का जो उनके इदारे यानी जियो जंग ग्रुप के कुछ लोगों की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई इमरान खान के साथ, वहाँ पर भी जिक्र नहीं किया जाता। और उन्होंने कहा, जब उन्होंने पूछा कि क्या फवाद चौधरी साहब जो बातें करते हैं कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और इनको अदारों को हमेशा घसीटा जाता है, तो फिर उन्होंने हामिद मीर साहब ने कहा कि मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया,
मैंने किसी शख्स की बात नहीं की, लेकिन ये ताकतें कौन है मैं जानता हूं। एक तरफ वो पाकिस्तान की हुकूमत को, यानी इमरान खान की हुकूमत के दौरान ये सब कुछ हुआ, वो इल्ज़ाम ठहराते हैं, तो दूसरी तरफ वो मुल्की इदारों की बात करते हैं। गार्डियन के अंदर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को क्रिटिसाइज किया था, और इस इंटरव्यू के अंदर और जो द प्रिंट में लिखा गया, उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जो अभी तक शायद किसी मीडिया आउटलेट में तो खैर खबर ही नहीं आई, लेकिन जो लोग इंटरव्यूज हामिद मीर का कर रहे हैं, किसी ने ये सवाल पूछना गवारा भी नहीं किया कि जब आप कहेंगे कि इनके टैंकों को जंग लग गया तो इसका मतलब क्या है। जब आप कहेंगे कि तुम्हारे पास तो टैंक मौजूद हैं, तुम्हारे पास तो बंदूकें मौजूद हैं, हमारे पास क्या है, तो इसका मतलब क्या है। ये वो रेड टेप्स हैं जो हामिद मीर ने क्रॉस की हैं। जब आप कहें कि इनके टैंकों को जंग लग गया इसलिए वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, ये किस किस्म की आजादी सहाफत है। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के साथ दुश्मनी है जो सहाफी कर रहे हैं आजादी सहाफत के लिबास में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये नहीं है। आप जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों तो वो यकीनन एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा जहां पर आपको जुल्म के खिलाफ बोले नहीं दिया जाएगा। आपने अपनी पूरी आपबीती सुना दी कि मैं जा रहा था, फिर मुझे बुलाया गया और फिर मैंने उसके दुख और दर्द को समझा। खुदारा किसी बगैर किसी सबूत के आप किसी फर्द वाहिद पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर सबूत मौजूद हैं तो वो कौम के सामने रखें। आपके अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है, बकौल आपके फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और आपने कहीं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी कोई एप्लीकेशन या फिर कोई कंप्लेंट दर्ज कराई हो तो वो जरूर कौम के सामने रखें। जब आप ऐसी चीज़ों से भाग जाएंगे तो यकीनन फिर ये कौम इतनी सियानी ज़रूर है हामिद मीर साहब कि वो जानती है कि आप किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और आपने तो खैर अब कह ही दिया कि मुझे कोई शौक नहीं है जंग की स्क्रीन पर, जंग और जियो की स्क्रीन पर दोबारा जाने का। और मैं पाकिस्तान से बाहर जितने बड़े बड़े, जितने उन्होंने आपने नाम गिनवाए, द गार्डियन और द प्रिंट के, इन अखबारात में लिखूंगा और अपना सफ़र जो है, अपना काम जारी रखूंगा। तो हामिद मीर साहब की बातों में बहुत सारा व्यूअर्स तजाद है। और एक बात जो उन्होंने वहाँ पर कही सेल्फियों के हवाले से कि अगर मैं पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हूँ तो मैं बॉर्डर पर जाकर, सियाचिन पर जाकर जो फ़ौजी हमारे जवान हैं मुझसे सेल्फियाँ क्यों बनवाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कर दी, इसलिए कि जब आप सियाचिन के बॉर्डर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो आपकी क्लियरेंस है वो पाकिस्तान आर्मी ने दी है, तो आप उस बॉर्डर पर पहुँचते हैं और लोग अपने आपको अपने दरमियान पाकर आपसे सेल्फियाँ बनवाते हैं। अब आप कोई खुला चैलेंज है कि आप जाएं इन्हीं बॉर्डर्स पर और इन्हीं फौजियों के साथ सेल्फियां बनवाएं और फिर कौम को बताएं कि फ़ौजी तो मेरे साथ सेल्फियां बनवा रहे थे और फ़ौज तो मुझसे नफरत नहीं करती। आपने जिस किस्म का काम किया इदारों के खिलाफ बोलकर, आप जो मर्जी कर लेते, किसी भी फ़र्द वाहिद को तनकीद बनाते। मुशर्रफ को आप बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, क्योंकि मेरे नज़रिए के मुताबिक जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया है। और अगर वो डील्स ना की होती तो शायद आज डेमोक्रेसी की शक्ल मुख्तलिफ होती। लेकिन आप पाकिस्तान के अफवाज के टैंकों की बात करते हैं। ये वो टैंक हैं जिससे दुश्मन डरता है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।